नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड लिए और एक नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे ही हम स्प्रिंग से समर की ओर बढ़ रहे हैं पल्लवी जी, बहुत से लोग एक बार फिर से मन बना रहे हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि मई के महीने से कुछ मॉर्टगेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी तब्दीलियां आती नजर आ रही हैं, तो उससे भी एक सुकून सा मिलता नजर आ रहा है लोगों को। क्या कहेंगे अगर इसी को एक विषय लेकर के आगे बढ़ें? आज हम आपसे 2023 कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्शन विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। अभी समर शुरू होते ही शायद रियल एस्टेट बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को एक बात पता चलती है कि एक सीजन का टाइम शुरू हो जाता है। जब स्कूल वगैरह चेंज होते हैं, वेकेशन के बाद नई स्कूलिंग की शुरुआत होती है, लोग अपना घर बदलते हैं। और जो टॉपिक 2023 के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्शन का आज आपने लिया है, उसमें मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अगर आप बिजनेस या कहीं किसी भी चीज के लिए, घर अपार्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी लीज करना चाहते हो, या आप अपना खुद का घर या खुद की बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कोई चीज खरीदना चाहते हो, जो इस प्रोग्राम में बातचीत 2023 को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी सिलेक्शन के बारे में की जाएगी, वो आपको वो सारी टिप्स और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लीज या कमर्शियल यानी कि खरीदने के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के परचेस या लीज करने के लिए यूज कर सकते हो। आप यूएस में हो या किसी भी कंट्री में हो, 2023 हम सबके लिए पूरे यूनिवर्स के हिसाब से ये साल चल रहा है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार 2023 को ध्यान में रखकर जो प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स इस बार की जा रही है या आप उसको अप्लाई कर सकते हो, वही छोटी छोटी टिप्स को इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। जी, पल्लवी जी, इससे पहले कि हम रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी की तह में जाएं, बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भाई वास्तु जो है ना, सिर्फ जो प्रॉपर्टी परचेज की हुई होती है उसके ओनर को ही अफेक्ट किया करता है। लीज की भी प्रॉपर्टी पे तो उसका कोई इम्पैक्ट होता नहीं है। तो पहले तो ये परचेज और लीज को भी समझ लें कि क्या उतना ही लीज की भी प्रॉपर्टी का भी इम्पैक्ट होता है वास्तु अनुसार, जितना परचेज पे की हुई प्रॉपर्टी का होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और ये सिर्फ आप नहीं, लेकिन काफी बार ऐसा लोग पूछते हैं कि जब हम अपना खुद का घर खरीदेंगे तब वास्तु करेंगे, अभी तो हम लीज पे रह रहे हैं या किराए पे रह रहे हैं, रेंटल है। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि दो तरह से वास्तु शास्त्र में इस बात को समझाया जाता है। एक होता है आपका खुद का घर, खुद का बिजनेस लोकेशन, जिसको रियल एस्टेट आप ऑन पेपर अपने नाम पे ओन करते हो। उस कंडीशन में, उस प्रॉपर्टी में अगर आपका प्राइमरी होम है या आपका अपना बिजनेस है, तो वो प्रॉपर्टी का वास्तु ऑनर के ऊपर, जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर 100% इफेक्ट करेगा। लेकिन जो उनके साथ परिवार के लोग हैं, वाइफ, बच्चे, माता पिता, वो रियल एस्टेट पे नाम पे ना होने के बावजूद, चलो वाइफ का नाम हो सकता है लेकिन बच्चे या माता पिता नाम पे ना होने के बावजूद भी उनके ऊपर वो घर इफेक्ट करता है, जबकि रियल एस्टेट उनके नाम पे नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो रेंटल प्रॉपर्टी का वास्तु होता है, उसमें जो ऑनर होता है वो उस जगह को ओन करता है। अगर उसमें कोई नुकसान होता है, टेनेंट पैसा नहीं देता है, आपको उसको इविक्शन करवानी पड़ती है, हैसल और प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी परेशानी कहीं ना कहीं ऑनर को होती है। तो जो रहने वाला होता है उसके लिए, अगर वो रियल एस्टेट जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो सही है, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वहां से वो अपने खुद के घर में जाता है। तब कभी हम कहते हैं कि ये घर हमारे लिए बहुत लकी था, हम रेंट पे गए लेकिन वहां से हम अपने खुद के घर में चले गए। तो इसका मतलब कि वो रेंटल प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छी साबित हुई और आप वहां से अपने खुद के घर में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो ऑनर रियल एस्टेट को ओन करता है उसका वास्तु उस प्रॉपर्टी में 20% होता है। लेकिन जो बंदा वहां पे रहता है, जो परिवार रहता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी जो ऑफिस आपने बिजनेस लोकेशन लीज की है, उनको उस प्रॉपर्टी का वास्तु 80% इफेक्ट करता है। 80% इफेक्ट इसलिए कहता है कि अगर बिजनेस हो तो वहां पे होने वाले नफे नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस आपके ऊपर जाते हैं, ऑनर का कोई वास्ता नहीं है।
अगर आप उस प्रॉपर्टी में कोई डैमेज करते हो या आपकी ऑनर के साथ अनबन होती है तो ऑनर को टेंशन हो जाती है। तो वो दोनों एक ही बोट में सवार होते हैं, एक ही रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए होते हैं। लीज वाले आदमी के नाम पे भी ऑन पेपर वो रियल एस्टेट जाती है, इसीलिए उसको भी इफेक्ट होगा, प्लस उसके साथ उस जगह का ऑनर है, इसीलिए उसको भी इफेक्ट होगा। तो पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन जैसा हो जाता है। 20% ऑनर पे इफेक्ट करता है, 80% वहां पे रहने वाले लोगों पे इफेक्ट करता है। इस तरह से उसके इफेक्ट आते हैं। जी। पल्लवी जी, चलिए इसको और थोड़ा विस्तार इसका करते हुए इसकी तह में जाते हैं और शुरुआत जो है पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से करते हैं। क्या कहेंगे कि ये 2023 में क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं, क्या कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? 2023 साल जो है वो अच्छा भी है और नहीं भी है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस प्रॉफिट कुछ लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा है, इमिग्रेशन स्टेबिलिटी वालों के लिए ये साल काफी अच्छा नहीं है। तो अगर आप कोई साल का वास्तु तब जाके प्रॉपर्टी सिलेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। वास्तु शास्त्र में बहुत सारी छोटी छोटी समझने लायक बातें हैं। लोग जिस तरह से वास्तु को समझते हैं कि ईस्ट का घर ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का घर ले लीजिए, उतना छोटा सा ये विषय नहीं है। तो जब कभी आप प्रॉपर्टी को लीज करते हो या खरीदते हो तो जिस साल में आप उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ते हो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरे एक क्लाइंट है, उसका नाम है कौशिक पटेल। कौशिक पटेल के फिलहाल कुछ इमिग्रेशन इश्यू चल रहे हैं। उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ से ऐसा है कि उनके लिए जो पति पत्नी का कॉम्बिनेशन है, जो सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से मेरे को अगर उनका प्रॉपर्टी सिलेक्शन करना है तो मेरे को नॉर्थ ईस्ट दिशा का करना चाहिए। वाइफ के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टी सिलेक्शन करती हूँ तो भी मेरे को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, वहां पे 2 ऑप्शन है, तो उस दिशा का करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति का वास्तु इंडिविजुअल होता है, तो हर परिवार के हिसाब से हम उनको दिशाएं सजेस्ट करते हैं। अब कौशिक पटेल और वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से और 2023 के प्रॉपर्टी सिलेक्शन के साथ जो अभी वास्तु जुड़ा है उसमें 2-3 बातें आती है। पहली बात ये होती है कि कौशिक जी के लिए नॉर्थ ईस्ट का घर चाहिए। दूसरा ये है कि फिलहाल वो इमिग्रेशन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि अगर अभी हम प्रॉपर्टी सिलेक्शन लेते हैं और इमिग्रेशन का आंसर उतनी हद तक आगे बढ़ गया है कि वो इसी साल में उसका जवाब मिलने वाला है। तो जब कभी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसी साल में जवाब देना है, तो ये बात आपको एज अ अपने कंसल्टेंट को ये बात सबसे पहले बतानी पड़ेगी कि भैया घर सिलेक्शन के साथ साथ मेरा ये कोर्ट केस चल रहा है और उसका जवाब मेरे को इस साल में मिलेगा। मेरे बेटे का एडमिशन करना है और मेरे को यूनिवर्सिटी से आंसर अभी 1 वीक में आने वाला है। मेरे को जॉब बदलनी है और ये जवाब मेरे को इसी साल में आने वाला है। 2 तरह से आंसर होते हैं। एक होते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर अचानक से कुछ हो गया और आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले पता नहीं था। एक ऐसा है कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन के दौरान आपकी तुरंत की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है परिवार की जो आपको फुलफिल करनी होती है। तो जब कभी आप वास्तु के हिसाब से घर सिलेक्ट करते हो, बिजनेस सिलेक्ट करते हो, तो आपको अपनी खुद की बजट के हिसाब से, अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी खुद की निजी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है और वहां पे कोई डिस्प्यूट हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज आप फेस कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम्स को भी आपको अपने कंसल्टेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से प्रॉपर्टी सिलेक्शन का वास्तु बदल जाता है। अब जिस केस स्टडी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो क्लाइंट हमारा ये वास्तु लिविंग का शो लगातार देखते हैं। 2023 के वास्तु के बारे में हमने इस प्रोग्राम में शुरुआत में काफी सारे बातें बताई थी कि ये जो साल है वो नया घर, जो नई लोकेशन जिन्होंने तुरंत अभी बदलनी है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा नहीं साबित होगा। इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए काफी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर साल के बदलने के साथ ही इसी साल में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हो, लेकिन आप काफी टाइम से बिजनेस में हो, काफी टाइम से जॉब में और बदलाव करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए वो सारे बदलाव पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब बात इमिग्रेशन की होती है, लीगल इश्यू की होती है, तो उसके जो शुरुआत है काफी टाइम पहले हो जाती है। उसी साल में तो जो बनती है बात, उसका जवाब काफी देर के बाद आता है। तो इस कंडीशन में कौशिक जी के लिए जो प्रॉपर्टी हमें सिलेक्ट करनी है वो हम नॉर्थ ईस्ट की सिलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ वेस्ट की सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये प्राइमरी होम है, साल जो है वो तुरंत बदल जाएगा, 2024 में बात बदल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस साल में उनकी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके घर का सिलेक्शन किया जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर घर में दाखिल होने के साथ ही उनके साथ काफी सारी चीजें गलत हो जाएगी।
तो हो सकता है उससे वो मिसगाइड हो सकते हैं, उनको लगेगा कि मैंने वास्तु का घर खरीदा और घर में दाखिल होने के साथ मेरे साथ तो सब कुछ गलत होता है। या हो सकता है उनको लगता है कि मैंने वास्तु की हेल्प इसलिए ली थी क्योंकि मेरे आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ये तो घर में पैर रखने के साथ ही मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा होता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। मेरे एक शिकागो में क्लाइंट है, उनके पास वो रियल एस्टेट बिजनेस में है। उनके पास जब मैं कंसल्टिंग करने गई थी तो उनकी बेटी जो थी वो इतनी ज्यादा घुल मिल नहीं जाती थी, मतलब ज्यादा हेजिटेट थी, वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। शुरू में मुझे लगा कि उनका नेचर ऐसा होगा। उसके बाद वो क्लाइंट सिंगल मॉम थे, उनके साथ बातचीत करने के दौरान पता चला कि उन्होंने इंडिया में पंजाब के अंदर एक घर खरीदा था। उनके हस्बैंड जो थे वो वास्तु में बहुत बिलीव करते थे, तो उन्होंने वास्तु के हिसाब से पूरा घर बिल्ड किया, उन्होंने घर बनवाया। घर बन जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उसी घर में एक्सीडेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये हादसा, मतलब ये जो घटना बन गई उससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव हुआ। तो उन्होंने वो सारा ब्लेम उठा के वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से दे दिया कि भैया हमने वास्तु का घर बनाया, हम घर में एंटर किए और उसके साथ हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, वास्तु कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल, और वास्तु के हिसाब से ये सब कुछ हुआ। बिटिया उस वक्त छोटी थी तो उसके दिलो दिमाग में ये बातें थी। उसके बाद जो भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, उनके भाई ने उनका वीजा लगाया, वो लोग शिकागो में आ गए और बच्चे बड़े हो गए, समझने लायक हो गए। लेकिन मदर अभी भी वास्तु में ट्रस्ट करती थी, तो इसके लिए मेरे को वहां पे बुलाया गया। लेकिन बेटी को, हम लोगों को देख के यही दिमाग में आता था कि इनकी वजह से मेरे डैड गुजर गए। ये एग्जाम्पल समझने लायक इसलिए है कि आज के पूरे प्रोग्राम में जो मैं कहने की कोशिश करने वाली हूँ, उसका पर्पस यही होता है कि समटाइम्स हम हमेशा सोचते हैं कि वास्तु के हिसाब से इंडिविजुअल जो हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है वैसे घर ले लो। कई बार हम सोचते हैं कि हमें घर खरीदना है या बिजनेस खरीदना है तो इन्होंने पहले बता के रखा है कि ये दिशा का घर होना चाहिए, तो हम जाके अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें होती है। जिस साल में आप कोई भी नई प्रॉपर्टी लीज या खरीदना चाहते हो, उस वक्त आपको अपने कंसल्टेंट से बताने के साथ साथ, अपनी जरूरत बताने के साथ साथ ये भी बताना है कि विद इन 1 ईयर इमीडिएटली क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर अगर घर सिलेक्शन किया जाता है, प्रॉपर्टी सिलेक्शन किया जाता है, तो जो एग्जाम्पल, जो केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरह की दुखद घटना नहीं होती। जिस किसी क्लाइंट के साथ इमिग्रेशन में मैं अभी हेल्प कर रही हूँ, उनके हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का घर है वो उनकी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी हमने उनके लिए चूज नहीं किया, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप 100% श्योर हो कि जवाब आपका इसी साल में आएगा, तो आप जैसे ही घर में दाखिल होंगे आपको नेगेटिव आंसर मिलेंगे और आपको एक रॉन्ग इंप्रेशन खड़ी हो जाएगी कि भाई इसके हिसाब से मेरे साथ हो गया। तो उसके भी रेमेडी है, उपाय है कुछ। आप सही तरीके से वास्तु वहां पे भी अप्लाई करके अपने हिसाब से घर ले सकते हो। यही तमाम चीज काफी केस स्टडी के साथ मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। बहुत ही लाभदायक जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। और एक बात का एहसास होता है कि भले आप किसी लॉयर के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं या वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएं, अपनी ओर से पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे तो ही वो ट्रीटमेंट कहें या सलाह जो है एक कंसल्टेंट बेहतर तरीके से दे सकता है और आपको गाइड कर सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार जो है आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से पहले आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीदारी में से जुड़े जो सिलेक्शन के जो सुझाव हैं, सिलेक्शन के जो टिप्स हैं, वो सब दिए हमें। इससे पहले कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ें, एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि जब भी व्यक्ति, भले वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या लीज करने के लिए आगे बढ़ता है, वास्तु अनुसार उसका इम्पैक्ट कहें या इफेक्ट कहें कितने समय के बाद नजर आना शुरू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी नई प्रॉपर्टी में आप जाते हो तो 6 महीने तक आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी का इफेक्ट होता है, चाहे वो लीज वाली थी, चाहे उसकी खरीदी हुई थी। वास्तुशास्त्र जो है वो कपड़े के कलर की तरह इमीडिएट नहीं बदलता है। जैसे आपने कोई ड्रेस पहना है, अगर आपने पीला पहना है, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने ब्लू चेंज कर दिया तो आपका लुक चेंज हो गया।
जमीन इस तरह से इफेक्टिव नहीं होती है, जमीन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब कभी आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग करते हो, तो मतलब 6 महीने तक आपको पुराने घर या पुराने कमर्शियल प्रॉपर्टी का इफेक्ट होता है। उसके बाद के जो 6 महीने होते हैं वहां पे उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट होता है जहां पे आपने बदलाव किया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कंप्लीटली जब 1 साल होता है, 1 साल के अंदर उस घर में जो भी होता है आपको उसी प्रॉपर्टी का इफेक्ट होता है जहां पे आप नए घर में गए थे। तो जो भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है नया घर खरीदने की, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कौन सी दिशा के घर से आते हो। हम एवरी डे काफी सारे घर सिलेक्शन में लोगों को ऑल ओवर लाइक ग्लोबली हेल्प करते हैं। यहाँ से जो सर्विसेज है वो अलग अलग कंट्री में भी दी जा रही है और नेशनल वाइड तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम घर सिलेक्शन में कनाडा, यूके, इवन रशिया, मॉस्को तक, इंडिया, काफी जगह पे हेल्प करते हैं। तो जब कभी हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फिलहाल कहाँ पे रह रहे हो। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मेरा रेंटल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप टाउन होम में हो या अपार्टमेंट में हो, लेकिन कौन सी दिशा से घर से आप आ रहे हो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नया प्रॉपर्टी सिलेक्शन होता है, उसके लिए दिशाओं को चूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिशा में आप रह रहे हो वो इस साल के अनुसार या 2023 के अनुसार सही ना हो, या करंट ईयर जहाँ पे आप खरीदने वाले हो या लेने वाले हो उस वक्त सही ना हो, तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है कि पुराने 6 महीने तक जहां से आ रहे हो उसका नुकसान आप अपने साथ लेकर चलोगे। जैसे ही नई प्रॉपर्टी में आप आ जाओगे उसके डैमेजेस आपको हो जाएंगे। इससे पहले ब्रेक से पहले हमने जो शिकागो वाले की स्टडी के बारे में बात की थी, उसमें जो डिफरेंस था वो यही था कि जिस पुराने घर से वो आए रहे थे उसकी जो दिशा थी वो उनके लिए सही नहीं थी, लेकिन वो डैमेजेस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे और जब उन्होंने नए घर में चेंज किया उसके 6 महीने से पहले पहले ही सारी दुर्घटना हो गई। लेकिन उनके दिलो दिमाग में ये बात क्लियर बिल्कुल नहीं हुई थी कि हम किसी भी प्रॉपर्टी में कल सुबह में मूव हो जाए और ओवरनाइट उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट शुरू नहीं होता है। काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद काफी अच्छी बातें उनके साथ होती रही, कुछ पॉजिटिव उनको अपने बिजनेस में रिजल्ट मिले और एक कंफर्ट लेवल हमारे बीच में आ गया। तो उनकी बिटिया को मैंने जब ये पूरी बात डिटेल में समझाई तब उनको ये बात काफी अच्छी लगी और धीरे धीरे उनको बात समझ में आनी शुरू हो गई। और फिर उसने मुझे सबसे पहले ये बोला कि पल्लवी मेरे को आपसे कोर्स करना है, तो मैंने उसको बेसिक कोर्स करवाया ताकि उसके दिलो दिमाग में सब्जेक्ट के बारे में पता चले। तो कई बार वास्तुशास्त्र के बारे में लोगों को गलतफहमी इसलिए हो जाती है कि जैसे ही एक घर बदल के दूसरे घर में जाते हैं और इमीडिएट कोई नुकसान होता है तो वो ब्लेम जो होता है वो सब्जेक्ट की ओर चला जाता है। 2023 के प्रॉपर्टी सिलेक्शन का वास्तु ये कहता है कि फिलहाल इस साल के अनुसार अगर आपके कोई इमिग्रेशन इश्यू है, अगर फिलहाल आपके कोई भी तरह के लीगल इश्यू है जिसका जवाब आपको 2023 में मिलने वाला हो, बिफोर अगस्त या आफ्टर अगस्त, या इस साल में आने के बाद जैसे ये घर आप बदलोगे और उसके बाद तुरंत आप कोई जॉब बदलने के बारे में सोचते हो, नया बिजनेस खरीदने के बारे में सोचते हो, तो ऐसे तमाम लोगों को 2023 के वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा एंड नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ये तीनों दिशाओं की प्रॉपर्टी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंट आंसर 2023 के अनुसार आने वाला हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार फैमिली कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी ऐसे तमाम लोगों को 2023 के प्रॉपर्टी सिलेक्शन के वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की प्रॉपर्टी नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज आप अपने इमिग्रेशन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पाओगे, आप अपने लीगल इश्यू में कोई भी चीज आपकी फेवर में आपको नहीं मिलेगी, और जो नए बिजनेस की शुरुआत आपने घर बदलने के साथ ही या बिजनेस लोकेशन के बदलने के साथ ही इस साल में की है, तो ऐसे तमाम लोगों को वहां से शुरुआत के 5 साल के अंदर ही वो बिजनेस वाइंड अप करने की कोशिश, मतलब इस तरह के सरकमस्टेंसेस बनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो 2023 के वास्तु के अनुसार है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इसी साल में अपना घर बदला है और इसी साल में वो अपना बिजनेस बदल रहे हैं, आपने ऑफिस भी बदली है और आपने घर भी बदला है, तो ऐसे तमाम लोगों को भी 2023 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, मतलब अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट और आपने प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट ली है, या घर वेस्ट दिशा का है लेकिन प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट ली है, तो ऐसे तमाम लोगों को भी इन 3 दिशाओं का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए 2023 जो है वो बेनिफिशियल नहीं लेकिन काफी स्ट्रेसफुल साल साबित हो सकता है। जी, अब पल्लवी जी, जाने अनजाने में यदि वो कदम बढ़ा चुके हैं तो क्या किया जाए, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप?
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपने मूविंग कर लिया है और उसके बाद आपको रियलाइज होता है तो कुछ उसके उपाय होते हैं। आपको घर बेचने की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस को वहां से निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल के जवाब प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। सपोज ग्राउंड लेवल से अगर आपकी प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग, ऐसा कुछ है, और अभी कुछ दिनों पहले मेरे क्लाइंट ने बर्गर किंग लिया है और वहां पे इसी तरह की शुरुआत हो गई कि बर्गर किंग जो था वो नॉर्थ वेस्ट का था, तो उन्होंने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली और वहां पे वो मूव भी हो गए हैं। और उसके बाद उनको बिजनेस में कुछ अच्छा, पहले जो ऑनर था काफी अच्छा कर रहा था, उसका देख के इन्होंने बिजनेस खरीदा, लेकिन अभी इनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो वास्तु की शुरुआत हुई। तो हमने वहां पे एनालिसिस रिपोर्ट बनाने के पहले सारी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की कि भैया आपकी नेम ऑफ द एलएलसी क्या है, कब यहाँ पे मूव किए, सब लिखना शुरू किया। तो पता चला कि 2023 में उन्होंने मूविंग की। अब क्लाइंट जो था वो फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग में था, ड्राइव थ्रू वगैरह बर्गर किंग में होता है, तो जो उनका फ्रंट डोर नॉर्थ वेस्ट का था तो उनका बैक डोर साउथ ईस्ट का था। तो मैंने वहां पे पूरी बिल्डिंग में घूम के इनको बोला कि बहुत सिंपल बात है, 2023 के दिसंबर और मैक्सिमम 2024 के फरवरी तक सारे एम्प्लॉय और आप खुद ये पीछे के डोर से आना जाना रखो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लॉक सिस्टम नहीं है, इधर से हम इसको लॉक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा करवा लीजिए, फ्रंट के बजाय बैक में से आप व्यवस्था कर लीजिए। कस्टमर्स आपके आते हैं वो सब फ्रंट में आएंगे, लेकिन आप बैक में से आप अपने लिए आना जाना रखो। उस दिन से आज तक वो लोग बैक डोर से आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया कि पीछे का दरवाजा साउथ ईस्ट है। जो लोगों को कंपास समझ में आता है उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि नॉर्थ वेस्ट के ऑपोजिट ऑलवेज साउथ ईस्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले ये तो साउथ ईस्ट की एंट्री है, तो मेरे को और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपके साथ हूँ, आप यहाँ से साउथ ईस्ट से आना जाना रखो। तो हमने नॉर्थ वेस्ट को बंद करके उनको साउथ ईस्ट से आना जाना रखा, और जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। और फिर 2024 जैसे आ जाएगा वापस, जिस तरह से वो पूरा यूनिट बना हुआ है एज इट इज वो यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट में ब्रेक लें, कुछ जानकारी जब हम प्रॉपर्टी सिलेक्शन की कर रहे हैं तो कमर्शियल की ओर से भी आपसे समझ लें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करते हुए इस साल किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कई बार अगर आपका पार्टनरशिप स्ट्रक्चर बिल्कुल नया है, आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हो, ऐसे सिचुएशन वाले लोग, कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही कम कैपिटल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने बहुत तोड़ जोड़ के अपने पैसे इकट्ठे किए हैं और जितना कैपिटल है वो सब इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है, और उसके बाद ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है उनके पास लिक्विड कैश बिजनेस को रन करने के लिए। तो इससे तमाम लोगों को 2023 के अनुसार प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए आइडियल दिशा को चूज करना चाहिए वेस्ट को, चाहे उनके लिए वो दिशा सही हो, चाहे उनके लिए वो दिशा सही ना हो, लेकिन वेस्ट से उनको 4-5 साल तक ऑक्सीजन मिल जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्शन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी की शुरुआत वेस्ट से करनी चाहिए। ऐसे तमाम लोग अगर इस साल के अनुसार 2023 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे एक और दिशा साउथ वेस्ट, ऐसी शुरुआत अगर बिजनेस के लिए की जाती है, चाहे नेचर ऑफ बिजनेस लिक्विड लिकर स्टोर का हो, गैस स्टेशन का हो, होटल मोटल का हो, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो, मार्केटिंग बिजनेस हो, आईटी वाले हो, कोई भी हो, तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बहुत ही कम कैपिटल पे बिजनेस की शुरुआत की है और अगर उनकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट से हो जाती है तो 2023 का वास्तु ऐसा है कि वहां पे आप बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाओगे, तनावपूर्ण व्यवस्था की वजह से बिजनेस कर नहीं पाओगे और आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैंने नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी, वास्तु में तो नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। और ऐसे तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और किसी वजह से इन्होंने बिजनेस में बदलाव किए हैं, और अगर आपका बिजनेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का हो और इस तरह की फीलिंग अगर आपको हो रही है, तो आपको ये समझना है कि आपने प्रॉपर्टी सिलेक्शन में 2023 के वास्तु के इम्पोर्टेंट रूल्स को इग्नोर किया है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में सफर कर रहे हो। और रेमेडी के तौर पे अगर आपके पास वेस्ट में कोई भी एक्सेस हो तो आप उसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज 2023 का रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोकेशन का वास्तु ऐसा है कि तीनों दिशा की शुरुआत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं 2023 एंड प्रॉपर्टी सिलेक्शन विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। इससे पहले कि हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक, क्या कहेंगे? 2023 में रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिलेक्शन में जिन लोगों की प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट की हो, नॉर्थ की हो और किसी भी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं 2 टिप्स देना चाहूंगी। आप अपने प्रॉपर्टी के वेस्ट दिशा में कुछ मेटल की बनी हुई चीजें रखें और वहां पे कोशिश करें कि गोल्ड या सिल्वर फिनिश मेटल या कॉपर और ब्रास फिनिश मेटल होना चाहिए। ऐसे कलर के आप डेकोरेशन रख सकते हो, ऑब्जेक्ट रख सकते हो। हाइट शुड बी मस्ट 4 फीट 5 फीट के ज्यादा हाइट का होना चाहिए जहां पे आपने ये रखना है। आप टेबल यूज कर सकते हो, वहां पे कोई तरह के आप अलग अलग तरह के क्यूरियो यूज कर सकते हो। और जो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है आपकी, वहां के आपको रेड सेंटेड कैंडल, अरोमा प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंस, इंसेंस, जिससे भी खुशबू वाली चीजें आप बना सकते हो, वहां पे आपको रखना है विद कैंडल। और वहां पे कैंडल आपको यूज नहीं करनी है, वहां पे बंद नहीं करनी, बट एज अ शो पीस वहां पे डेकोरेशन में रखनी है। तो साउथ में अरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस और वेस्ट में मेटल का डेकोरेशन करो। कुछ हद तक 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक आपको अपनी जो परिस्थिति है उसमें कुछ हद तक आपको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत ही दिलचस्प और लाभदायक जानकारी पल्लवी जी से हमें प्राप्त हुई 2023 एंड प्रॉपर्टी सिलेक्शन विषय पर। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichhelawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।